तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जैसा कि हमको पता है कि जब भी किसी पदार्थ में या यौगिक में कोई बदलाव होता है तो ये कहा जाता है कि वहाँ पे अभिक्रिया हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे समीकरण की। तो जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया को ही प्रदर्शित करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, जो कि हाई स्कूल में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो इस चैप्टर को पूरा जरूर पढ़ें और मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसके बाद जो भी वीडियोस आने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो इस चैप्टर से और आने वाले चैप्टर से काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकें। तो उम्मीद करते हैं ये चैनल आपको बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो सबसे पहले हम आज यहाँ पे बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की, उसके बाद रासायनिक समीकरण की, फिर उसके प्रकारों की, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स पर आपको पढ़ना है तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो आपने देखा होगा कि जितने भी पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी यौगिक हो, उसमें कोई ना कोई बदलाव जरूर आता है। जब उसमें कोई बदलाव आता है तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे अभिक्रिया हुई है। वैसे यहाँ पे है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ हो सकता है, अगर किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर रहा है या कोई यौगिक है दूसरे यौगिक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वो एक ऐसा पदार्थ बनाएगा जो बिल्कुल एकदम नया होगा, एक नए गुणधर्म वाला होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझें तो यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों की अभिक्रिया से क्या बना? जल बना। तो आप ये जानते होंगे कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होती है और ऑक्सीजन भी एक ज्वलनशील गैस है। अगर देखा जाए तो दोनों ही गैसेस हैं और जो बनने वाला प्रोडक्ट है, जो हमारा उत्पाद बन रहा है वो जल बन रहा है। और जल आप जानते हैं जल क्या होता है? जलीय द्रव होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से चीजों को बदल देती है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों गैस है, ज्वलनशील गैस है। उसके बाद यहाँ पे क्या बना? जल बना। और जल जो है वो द्रव होता है। ये भी एक इससे पता लगता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो है बहुत ही क्रिटिकल होती है। अब हम आपको यहाँ पे आगे बताएंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसा कि आपने रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये जो एरो होता है, एरो के इस तरफ जो भी पदार्थ होते हैं या जो भी तत्व होते हैं वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं और इन्हीं को हम अभिकारक कहते हैं। यही अभिक्रिया में भाग लेके एक प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई पदार्थ बनाते हैं जिसको हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया? जल बनाया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे क्या होगा? अभिकारक होगा। और एरो के इस तरफ जो भी हमें प्राप्त हुआ है वो क्या है? वो उत्पाद है। लेकिन रासायनिक समीकरण में ऐसे नहीं लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण क्या करता है? हमें जो भी अभिक्रिया होती है पूरा का पूरा उनका जितने भी तत्व होते हैं जो भी उनका पूरे प्रतीकों के साथ में बताया जाता है कि यहाँ पे अभिक्रिया कैसे हो रही है और अभिक्रिया में क्या हो रहा है। तो बच्चों जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को जब उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपने रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? जल बनाता है। अब हम अगर इसे प्रतीकों द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H2। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2। और जल का प्रतीक क्या होता है? H2O। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी रासायनिक समीकरण। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा और साथ में यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसका ये कंडीशन होता है रासायनिक समीकरण का कि कभी भी कोई भी रासायनिक समीकरण होगी वो संतुलित ही होगी। संतुलित होने के साथ साथ एकदम बैलेंस बिल्कुल। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो इधर भी 4 हाइड्रोजन रहने चाहिए, इधर अगर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन रहने चाहिए। तो ये वाली अभिक्रिया जो है वो एकदम क्या है? संतुलित है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल बनाया, तो वैसे यहाँ पे नीचे जो अभिक्रिया लिखी है वो भी एक ही सेम टू सेम है, बस ये उसके प्रतीकों में लिखी हुई है और ये ऐसे ही लिखी हुई है। ठीक है, तो सब जैसे उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो बच्चों अब हम आगे बात करेंगे आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में।
तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप चाहे तो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहें ताकि आप बाद में पढ़ के उसको सीख सकें। तो अब हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के वैसे तो बहुत प्रकार है, लेकिन आपके हाई स्कूल के सिलेबस में दो इंपॉर्टेंट है, एक तो संयोजन अभिक्रिया और एक अपघटन अभिक्रिया, जिसे वियोजन अभिक्रिया भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ आपके सिलेबस में ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, द्विविस्थापन बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। आप उनको नोट्स बना सकते हैं या फिर उनको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपके रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रकार की, जो कि है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि संयोग, यानी संयोग मतलब जुड़ना। जब कोई पदार्थ आपस में जुड़ जाए, मिल जाए और क्या बनाए, कोई पदार्थ बनाए, कोई नया यौगिक बनाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो बच्चों जैसा आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं, एक ही बात है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी दो पदार्थ होंगे या दो यौगिक होंगे जो आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? एकल उत्पाद बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे, यानी एक से ज्यादा कोई उत्पाद नहीं बनेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे NH3 है, ये अगर HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? NH4Cl, और साथ ही क्या बचा? हाइड्रोजन। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? नहीं, हाइड्रोजन नहीं बचेगा, ये तो एकदम बैलेंस है। देखिए NH3 और H, 3 और 4 हो गए हाइड्रोजन, एक Cl, एक Cl, बैलेंस है। तो NH3 प्लस HCl मिलकर क्या बनाएंगे? NH4Cl। तो देख रहे होंगे आपके दो पदार्थ है और दोनों मिलकर क्या बनाए? एक उत्पाद बनाए, तो इसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप संयोजन अभिक्रिया को समझ पाएंगे। अब हम आपको बताएंगे अगली अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया एक ही बात है। तो बच्चों समझते हैं हम अपघटन अभिक्रिया। तो बच्चों जैसा कि आपने पढ़ा था या मैंने बताया था आपको कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई पदार्थ क्या हो, अपघटित हो जाए यानी टूट जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? अपघटन अभिक्रिया। लेकिन ये अपघटन जो होता है ये किसी न किसी कारक के कारण होता है, कोई ना कोई इसका कारण होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़िए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक या कोई पदार्थ बाह्य कारकों के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जैसे ये AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, इसको अगर हम क्या करें? सूर्य की उपस्थिति में इसको बाहर ले जाए या रख दें इसको, तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा Ag और प्लस क्लोरीन या Cl2 अलग हो जाएगा। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि ये AgCl था, एक यौगिक था, उसको सूर्य की या प्रकाश की उपस्थिति में हमने रख दिया, तो क्या हो गया? दो भागों में टूट गया, Ag और Cl2। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे दो अकेला Cl तो होता नहीं है, Cl2 होता है, तो यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा। अगर दो लगाएंगे तो यहाँ पे भी लगाएंगे, अब बैलेंस है। तो देख रहे होंगे आप, जैसे यहाँ पे 2 AgCl था, इसको हमने क्या किया? प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और यहाँ पे ये दो भागों में टूट गया। इसे क्या बोलेंगे हम? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। लेकिन ये जो अपघटन है या वियोजन है, ये किसी न किसी कारण से होता है। तो वो जो कारण है, वो मेन कारण आपके जो सिलेबस में वो 3 है। वो तीनों कारण क्या है? एक तो ऊष्मा है, एक विद्युत है और तीसरा प्रकाश है। तो ऊष्मा के कारण जब कोई पदार्थ वियोजित हो जाए तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। प्रकाश के कारण कोई पदार्थ अगर अपघटित हो जाता है तो उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। और विद्युत के प्रवाह करने पर अगर कोई पदार्थ अलग अलग टूट जाता है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं या विद्युत अपघटन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ पाए होंगे, और आपको हम अपघटन अभिक्रिया जो भी है 3 है आपके सिलेबस में, उसको हम समझाएंगे आपको आगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऊष्मीय अपघटन की, प्रकाश अपघटन की और विद्युत अपघटन की। तो बच्चों जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊष्मीय अपघटन, मैंने आपको बताया था कि ऊष्मीय अपघटन जो है वो क्या होता है? जब कोई ऊष्मा के द्वारा कोई पदार्थ अपघटित हो जाए तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से दो भागों में टूट जाता है, ऊष्मा के प्रभाव से, तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे CaCO3 है। अच्छा, मैंने यहाँ पे नोट किया है, तो नीचे बता रहे हैं कि यहाँ पे नाम भी लिख दिया है, तो मैंने नाम लिखना शुरू कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, बता दो, जो भी दिक्कत हो बता दो कमेंट करके, मैं आपको पूरा का पूरा अच्छा करके बताऊंगा। जैसे यहाँ पे CaCO3 है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको क्या करें? गर्म करें, यानी इसको ऊष्मा दें, ऊष्मा का प्रवाह करें, तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि एक यौगिक था, दो भागों में टूट गया, तो क्या बोलेंगे इसको? वियोजन अभिक्रिया। लेकिन ये ऊष्मा के कारण टूटा है तो उसे क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजन।
जैसे आप देख पा रहे हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दो भागों में टूटा है। उसे क्या बोलेंगे कि वियोजन अभिक्रिया तो है, साथ साथ ये ऊष्मीय अपघटन भी होता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे आगे और अभिक्रियाओं की। तो बच्चों प्रकाश अपघटन आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ऊष्मीय अपघटन में ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थ टूट जाता है, वैसे यहाँ पे कोई भी यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो भागों में टूट जाए उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश अपघटन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, इसको हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे AgCl सूर्य का प्रकाश और Ag+Cl2, ये एक पदार्थ था सूर्य के प्रकाश में दो भागों में टूट गया, इसे क्या बोलेंगे, प्रकाश अपघटन। अब आगे हम बात करेंगे विद्युत अपघटन की। वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, कुछ अंतर नहीं है, बस इतना लिख देना है यहाँ पे कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में था, वो विद्युत के प्रभाव के कारण होगा, और जो ऊष्मीय अपघटन है वो ऊष्मा के प्रभाव के कारण होता है। तो तीनों ही अपघटन बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको, और बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही कम शब्दों में लिखा है। तो यहाँ पे विद्युत अपघटन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों विद्युत अपघटन भी वैसा ही है सेम टू सेम, जैसे कि पिछले बार हमने पढ़ाया था ऊष्मा के प्रभाव करने पे ऊष्मीय अपघटन, और प्रकाश का उपस्थिति में जो अपघटन होता है वो प्रकाश अपघटन होता है। वैसे ही विद्युत अपघटन में है, जब कोई यौगिक विद्युत के प्रभाव करने पर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, इसमें अगर विद्युत का प्रभाव करें तो क्या होगा, पोटेशियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। यह विक्रिया बहुत ही जटिल होती है, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे हमने बता दिया और ये हो गई, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कोई एक बीकर है, उसमें अगर KCl है तो इसमें दो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये जो क्लोरीन होता है ये एनोड पे जाता है, और ये जो पोटेशियम होता है ये कैथोड पे जाता है। दोनों कुछ ऐसे विक्रियाएं करते हैं, पूरा का पूरा विलयन क्या होता है, अपघटित हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो ऐसी अभी और भी अभिक्रियाएं हैं जिनके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आपको जो हाई स्कूल के लेवल के अनुसार जो पढ़ाया जाएगा वो इतना ही पढ़ाया जाएगा। बाकी जो अभिक्रियाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, लेकिन उन्हें हाई स्कूल में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। एक दो अभिक्रियाएं हैं जो पूछी जाती हैं, जिन्हें मैं आपको जरूर पूरा कराऊंगा अगली वीडियो में। अगर आपको वो अभिक्रियाएं पढ़नी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं, और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या सुधार करना है। मुझे जो भी सुधार करना होगा मैं जरूर आपके अकॉर्डिंग करूँगा।